गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। जो आज का सेशन है इट्स रिलेटेड टू द जेई सिविल फिशरीज पेपर डिस्कशन एंड यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the maximum percentage of a water absorption by the first class brick in 24 hours should be limited to. So what is the maximum percentage of water absorption by the first class brick in 24 hours? And it should be limited to 20%. ठीक है, कहां तक लिमिट होना चाहिए? 20% तक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अकॉर्डिंग टू आईएस जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है इट शुड नॉट अब्सॉर्ब मोर देन 20% of its dry weight when immersed in the cold water for 24 hours। और जो सेकेंड क्लास ब्रिक है यही पे लिख लो, जो सेकेंड क्लास ब्रिक है एंड हमारे पास थर्ड क्लास ब्रिक है, इनका वैल्यू साथ में ही लिख लो। सेकेंड के लिए 22% एंड थर्ड क्लास के लिए 25%। ओके, ब्रिलियंट। सो लेट्स मूव ऑन टू नाउ अनदर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है स्टोन्स मोस्ट सुटेबल एज अ बैलास्ट आर। फर्स्ट ऑप्शन है मार्बल, सेकेंड है सैंडस्टोन, थर्ड है स्लेट and D option is gneiss. So which stone is most suitable as a ballast? So you should remember that gneiss is a stone that is most suitable as a ballast. Ballast that is used in the railway tracks वो क्या रिक्वायर करती है? वो ऐसी रॉक को प्रेफर करेंगे हम वहां पे बैलास्ट में जो हार्ड होगी, ड्यूरेबल होगी और रेजिस्ट करेगी क्रशिंग को। तो जो gneiss एंड ग्रेनाइट है वो प्रेफर हम करते हैं बिकॉज उनकी जो टफनेस है वो अच्छी खासी होती है। एंड अगर हम देखेंगे मार्बल वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है एंड हमारे पास एक्सपेंसिव वो होता है। एंड सैंडस्टोन अगर हम बोलेंगे वहां पे यूज कर सकते हैं कि नहीं, हम बोलेंगे नो, बिकॉज वो क्या होता है, वो एक तो पोरस होता है और क्या होता है, वीक होता है। एंड जो स्लेट है वो स्प्लिट करता है इजिली इनटू द थिन लेयर्स, तो वो भी हम यूज नहीं करते। तो मार्बल महंगा पड़ता है, सैंडस्टोन इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो पोरस होता है, एंड जो स्लेट है वो इसलिए यूज नहीं करता है क्योंकि वो थिन लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है इजीली। जब उस पर वजन पड़ता है तो वो थिन लेयर्स में इजीली स्प्लिट हो जाता है। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 bag of a cement is 30 liter for a particular grade of concrete, then the water cement ratio is, हमें क्या बोलना है, water cement ratio कितना होना चाहिए, 0.6, 0.5, 0.4 और 0.45। तो कैलकुलेट करते हैं। तो देख लो जो वाटर सीमेंट रेशियो है यहाँ पे क्या दिया है, 1 bag of a cement के लिए हमें 30 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो आप लोगों को पता है अगर मैं 30 लीटर्स ऑफ वाटर लूं तो 1 लीटर इन केस ऑफ वाटर, सिर्फ इन केस ऑफ वाटर 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg, यू ऑल नो। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ 30 kg से, डिवाइड करेंगे हम। बता दो जो सीमेंट बैग है उसका 1 kg बैग का कितना भार होता है? सो यू ऑल शुड रिमेंबर दैट वो होता है 50 kg। यू ऑल शुड रिमेंबर दैट इट इज 50 kg। कितना होता है? 50 kg होता है। तो बता दो 30 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा मैम, वो आ रहा है 0.6। यस एग्जैक्टली। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.6 होगा इसका आंसर। सो आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ अ सीमेंट। तो जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है ये आप लोगों को पता है, ये बाप होता है सारे टेस्ट का, ये हमें सबसे पहले करना होता है। द डायमीटर ऑफ अ प्लंजर यूज्ड इज, तो जो प्लंजर का डायमीटर है कितना हम यूज करता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, इज इट 1 mm, 5 mm, 10 mm और 50 mm? एज यू ऑल नो जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालते हैं। वो हम किससे परफॉर्म करते हैं? विकैट सेपैरेटस से परफॉर्म करते हैं। यू ऑल नो किससे परफॉर्म करता है? विकैट सेपैरेटस।
एंड यहाँ पे जो डाया है प्लंजर का वो कितना होता है, यू ऑल शुड रिमेंबर दैट, वो होता है 10 mm। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम अब बात करेंगे IST की एंड FST की, तो इन केस ऑफ IST हमारे पास जो डाया ऑफ अ नीडल है वो होनी चाहिए 1 mm, एंड इन केस ऑफ अ FST वहां पे जो डाया ऑफ अ कॉलर है वो होना चाहिए 5 mm। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। So let's move on to now another question, that is question number 5. देख लो question number 5 क्या बोल रहा है। If 30% of a water is the normal consistency of a particular cement, then the percentage of a water to be added for the determination of the initial setting time is। बहुत ही अच्छा question है। यहाँ पे ऑप्शन है 30%, 32%, 28%, 25.5%। तो देख लो, अगर हम बात करेंगे IST की, आप लोगों को पता है वहां पे जो वाटर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं वो कितना होता है, वो होता है 0.87 ऑफ P। ये P क्या होता है, P होता है वाटर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो यहां पे आ जाएगा 0.87 मल्टीप्लाइड विद P। P कितना है, 30% है, तो यहां पे लिख लो 30%। कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है आंसर, 25.5 आ रहा है आंसर सबका, 25.5% आ रहा है सबका आंसर। वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्गिलेशियस रॉक्स। तो आर्गिलेशियस रॉक की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है, तो हम बात करेंगे क्योलेनाइट है, स्लेट है, लेटराइट है। तो देखते हैं जो क्योलेनाइट है, आर्गिलेशियस रॉक्स कौन सी होती है, बेसिकली जिनमें क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है, जिनमें एल्यूमिना प्रेजेंट होता है। तो यहां पे लिख लेना, जिनमें क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है वो होती है आर्गिलेशियस रॉक्स। ठीक है मैम, इतना तो समझ आया। तो जो क्योलेनाइट है ये तो सबको ही पता है, क्योलेनाइट, मोंटमोरेलानाइट, इलाइट, वो क्या होता है, वो उनमें क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है। दे आर प्राइमरीली आर्गिलेशियस मटीरियल। तो हमारे पास ये है और आर्गिलेशियस रॉक्स, यस एब्सोल्युटली। जो स्लेट है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी उसमें भी क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें भी क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास आर्गिलेशियस रॉक है। तो लेटराइट की बात करते हैं, जो लेटराइट है वो भी हमारे पास क्या है, वो इट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आर्गिलेशियस रॉक। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। So let's see now 7th question. 7th question क्या बता रहा है, concrete and the sea water in the case of reinforced cement concrete should be at least कितना होना चाहिए, M20, M25, M30 और M35। So you all should remember this point कि जो sea water है वो हमारे पास कौन सी कंडीशन दिखाता है, वो दिखाता है हमें, वो कौन सी एक्सपोजर कंडीशन दिखाता है, वो दिखाता है हमारे पास सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। क्या दिखाता है, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। अगर हम बात करेंगे नाउ इन केस ऑफ अ सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, आरसीसी एंड पीसीसी के लिए जो कंक्रीट का ग्रेड है वो वैरी करता है। व्हेन वी टॉक ऑफ आरसीसी वहां पे हम यूज करेंगे M30 एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीसीसी वहां पे यूज करेंगे हम M20। सो रिमेंबर, आरसीसी के केस में M30 करते हैं यूज, पीसीसी के केस में M20 करते हैं यूज इन केस ऑफ अ सीवियर कंडीशन। जब सी वाटर आ जाएगा तो वहां पे कौन सी कंडीशन होती है, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे M30 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, ऑन विच टाइप ऑफ अ सैंड द बल्किंग इफेक्ट इज मैक्सिमम। तो आप लोगों को पता है, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए मैम ये बल्किंग तो है, यही होता क्या है। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं टू अ सैंड, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हो जाता है फ्रॉम 4% टू 6% ऑफ वाटर कंटेंट। जब हम उसमें ऐड करते हैं वहां पे हो जाती है, जो पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो सैंड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वो अब जो बल्किंग है वो हम किस में मैक्सिमम पाया जाता है, वो पाया जाता है मैक्सिमम इन केस ऑफ अ मीडियम सैंड। ठीक है, एंड इट इज सीन मैक्सिमम कहां पे, किस परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट पे, 4% टू 6%। ये रिमेंबर दिस पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन। लेट मी फर्स्ट जूम इट इन,
wait a second. So see the question. The liquid part of a paint is called, क्या उसको पिगमेंट कहते हैं, क्या उसको व्हीकल कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं या बेस कहते हैं? जो लिक्विड पार्ट ऑफ अ पेंट है उसको हम बेसिकली सॉल्वेंट कहते हैं. क्या कहते हैं उसको बेसिकली हम सॉल्वेंट कहते हैं. वेरी नाइस. तो ये याद रखना, लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, हम सॉल्वेंट कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नाउ अनदर क्वेश्चन. तो देख लो 10th क्वेश्चन. ये बोल रहा है क्वेश्चन, एनुअल रिंग्स ऑफ अ ट्री रिप्रेजेंट इट्स. जो एनुअल रिंग्स है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइफ, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और डेंसिटी. जो एनुअल रिंग्स है वो हमें दिखाती है लाइफ ऑफ अ ट्री, मतलब उसकी एज कितनी है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू नाउ अनदर क्वेश्चन. तो देख लो ये क्वेश्चन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इज. कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये तो बच्चों सा सवाल है. To make the road surface impervious, to make the road surface durable, to drain off the rainwater from the road surface as quickly as possible, all of the above. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कैंपर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो ड्रेन ऑफ करे रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल. और जो हमारे पास कैंपर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्रॉस स्लोप. वैरी करता है एंड डिपेंड करता है ऑन द type of payment surface, and it depends on the type of payment, and also it depends on the rainfall, whether it is heavy rainfall or low rainfall. You all know that. तो अब देखते हैं 12th क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ अ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस इज. तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 in 30. रिमेंबर दिस पॉइंट. तो उसका वैल्यू होता है 1 in 30. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू नाउ 13 क्वेश्चन. चलो देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द रिकमेंडेड विड्थ ऑफ द कैरेज वे फॉर 2 lanes विदाउट रेज्ड कर्व एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस इज 5.5 मीटर, 7 मीटर, 7.5 मीटर और 6.5 मीटर. तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. यहाँ पे बोला है 2 lanes मगर विदाउट रेज्ड कर्व. अगर बोलता विद रेज्ड कर्व तब वैल्यू डिफर करता, कैरियज वे विड्थ डिफर करती. विदाउट रेज्ड कर्व के लिए हम तो 7 मीटर लेते हैं एंड विद रेज्ड कर्व के लिए हम कितना लेते हैं? 7.5 मीटर. अगर हमारे पास अब सिंगल लेन होगा, सिंगल लेन के लिए हम यूज करते हैं 3.75 मीटर एंड इंटरमीडिएट कैरेज वे के लिए, इंटरमीडिएट लेन्स के लिए हम यूज करते हैं 5.5 मीटर. एंड अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेन्स होंगी, तो उसमें हम एक लेन की विड्थ लेते हैं. यहां पे लिख लेना नंबर ऑफ लेन्स. उसमें हम क्या लेते हैं? एक लेन की विड्थ लेते हैं हम 3.5 मीटर. ठीक है. Let's move on to now 14 question. 14 question बोल रहा है the rate of super elevation if full lateral friction is assumed to develop for a horizontal curve of a radius 240 meter. Design speed is 80 kmph and coefficient of friction of a lateral friction is 0.15 will be. कितना होगा? तो ये पूछा वहां से rate of super elevation. So अगर हम super elevation की बात करेंगे वो किसके बराबर होती है? अगर हम सुपर एलिवेशन की बात करेंगे हम फॉर्मूला यूज करेंगे E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू आर. पहले ये बेसिक फॉर्मूला यूज करता है. तो फिर हमारे पास E किसके बराबर होता है? मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127 इंटू आर माइनस एफ, बट मैंने प्रेफर किया आप लोगों को पहले ये वाली फॉर्मूला बताना. अब बता दो यहां पे जो v स्क्वायर डिवाइड बाई 127 r है, v कितना दिया है? 80 दिया है. r भी देखे है 240, माइनस कर लो f भी देखे है 0.15. कैलकुलेट कर लो कितना आंसर आ रहा है. v इज 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू r इज गिवन
speed is given as 80 kmph. So first erase this. यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलो खूबसूरत बनाने के लिए कलर चेंज करता है. 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू आर. आर कितना है 240, माइनस करेंगे एफ दैट इज 0.15. ये कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अब बता दो, फॉर अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड 80 kmph द ब्रेक रिएक्शन टाइम इन ऑर्डिनरी केस इज 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड और 2.5 सेकेंड. तो याद रखना इन ऑर्डिनरी केस एसएसडी में हम कितना लेते हैं 2.5 सेकेंड एंड ओएसडी में हम 2 सेकेंड्स लेते हैं सिर्फ. 16 क्वेश्चन देखते हैं. इफ द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ अ पेमेंट एंड इट्स क्राउन इज 30 सेंटीमीटर एंड द कैम्बर in the camber in the 18 meter wide pavement is, तो हमें क्या निकालना है, हमें कैम्बर निकालना है. तो निकाल सकते हो, तो हमें कैम्बर निकालना है, निकाल सकते हो कैम्बर. कैम्बर की हाइट निकाल सकते हो, बता दो जल्दी से किसके बराबर आ जाएगा. तो यहां पे दिया है इट्स 18 मीटर वाइड एंड जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ एज ऑफ अ पेमेंट एंड इट्स क्राउन इज 30 मीटर. तो ये हमारे पास कितना दिया है, ये हमारे पास 30 मीटर दिया है. हमें हाइट नहीं निकालनी है, हमें कैम्बर बेसिकली निकालना है. तो ये कितना होगा, ये हमारे पास अगर पूरी लेन विड्थ है दैट इज 18 मीटर, तो ये तो हाफ हो जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा 9 मीटर. अब कैम्बर आप लोग निकाल सकते हो, कैम्बर निकाल सकते हो. तो वो किसके बराबर आ जाएगा, कैम्बर tan थीटा के, या हम उसको लिख सकते हैं 1/n. और वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे को 30 डिवाइडेड बाय 9 मीटर. बट 30 इज गिवन इन सेंटीमीटर एंड 9 इज गिवन इन मीटर. लेट्स डू द कन्वर्जन. तो ये हम कन्वर्ट करेंगे इन सेंटीमीटर, तो वहां पे आंसर कितना निकल के आता है, 1 डिवाइड बाय 30 आ रहा है सबका. तो इसको कन्वर्ट कर लो. फिर बोलोगे आप लोग मैम आपने तो कन्वर्जन ही नहीं किया. तो यहां पे आ जाएगा 9 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 to the power -2 मीटर. सो आंसर इज कमिंग एज 1 in 30. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहां पे कैम्बर निकालना है. लेट्स मूव ऑन टू नाउ 17 क्वेश्चन. 17 क्वेश्चन देख लो. इम्पैक्ट टेस्ट assesses the property of a material such as its. जो इम्पैक्ट टेस्ट है याद कैसे रखोगे, याद रखोगे IT से. I for impact test, T for toughness. तो मुझे खुद को ही भूल जाता था, तो मैंने ये ट्रिक अपनाई कि मैं IT याद रखती हूँ, I for impact and T for toughness. तो यहाँ पे सीधे टफनेस आ गया आंसर. ठीक है, तो देख लो आप 18 क्वेश्चन. द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय IRC इज. जो हमारे पास मेथड ऑफ अ डिजाइन फॉर द फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो कौन सा है, ग्रुप इंडेक्स मेथड है, CBR मेथड है, वेस्टरगार्ड मेथड है और नन ऑफ द अबव. तो ये तो आप लोगों को पता होगी कि जो वेस्टरगार्ड मेथड है वो किसके लिए हमें यूज होता है, वो आप लोगों को सबको ही पता है, वो हमें रिजिड पेमेंट के लिए यूज होता है. जो वेस्टरगार्ड मेथड है वो किसके लिए हमें यूज होता है, वो होता है हमें रिजिड पेमेंट के लिए यूज. और अगर हम बात करेंगे ग्रुप इंडेक्स मेथड एंड CBR मेथड, वो किसके लिए हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए. सॉरी, वो हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए. जो IRC रिकमेंडेशन है हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग CBR मेथड फॉर द फ्लेक्सिबल पेमेंट. ठीक है, उसके लिए हम CBR मेथड यूज करते हैं. अब देखते हैं 19 क्वेश्चन. बोरा क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर ऑन द ग्राउंड. द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ अ स्केल इज. तो जब हम RF की बात करते हैं वो किसके बराबर होता है, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस. तो मैप डिस्टेंस यहाँ पे देके है, मैप डिस्टेंस देके है 1 सेंटीमीटर एंड ग्राउंड डिस्टेंस भी देके है दैट इज 1 मीटर. तो ये कितना आ जाएगा, तो कन्वर्ट कर लो 1 डिवाइडेड बाय 100. तो सेंटीमीटर वहीं पे रहेगा, मीटर कर लो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो वहां पे आ जाएगा ओके इट्स 10 मीटर. यस, तो ये आ जाएगा 1000.
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:1000. तो 20th क्वेश्चन देख लो. द टेस्ट कैरीड आउट टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लो फॉर अ बिट्यूमिनस मटेरियल इज. रेजिस्टेंस का पूछा, इज इट अ सॉफ्टनिंग पॉइंट, पेनिट्रेशन, डक्टिलिटी और विस्कोसिटी. You all should remember viscosity is a test that is carried out to know the resistance of a flow. Viscosity क्या होती है? Basically वो resistance होती है. Ductility क्या होती है? It is used to measure the distance to which the bitumen sample can be stretched. कितना हम इसको stretch कर सकते हैं and किस point पे ये break हो जाएगा फिर. तो penetration क्या होती है? Penetration test से हम क्या measure करते हैं? इससे हम rate of hardness, कितने एक्सटेंट तक वो हार्ड या सॉफ्ट है बिट्यूमिन, वो किससे हम देखते हैं? डेप्थ ऑफ द स्टैंडर्ड नीडल, उसी से जितना वो पेनेट्रेट करेगा उसी से देखते हैं. नाउ सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट किसके लिए हम यूज करते हैं? इट मेजर्स द टेम्परेचर एट विच द बिट्यूमिन अटेन्स अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग. तो जो रेजिस्टेंस है वो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा टेस्ट? विस्कोसिटी टेस्ट. जो रेजिस्टेंस टू फ्लो वो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कैरी करते हैं? विस्कोसिटी टेस्ट. Now see 21st question. When a chain of a designated length L and the actual length L dash is used for measuring a line, the true length of a line will be. तो पहला है L divided by L dash measured into multiplied by measured length. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम यूज करते हैं true into true is equal to wrong into wrong. तो जो हमारे पास true length है वो किसके बराबर हो जाएगी? जो हमारे पास true length है वही तो निकालनी है. True length is equivalent to वो आती है बराबर L dash divided by L multiplied with measured length. तो L क्या हमारे पास? डिजिग्नेटेड लेंथ, जो ओरिजिनली हमने चेन को डिजिग्नेट किया है कि ये 20 मीटर है, 30 मीटर है, वो क्या हमने उसको डिजिग्नेट किया होता है. फिर जो एक्सपेंशन होती है या श्रिंकेज होती है उसकी वजह से जो लेंथ आ जाती है वो क्या होती है हमारे पास? L dash. दैट इज उस टाइम एक्चुअली कितनी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अब देख लो 22nd. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एनी प्लेस इज. उसको क्या बोलते हैं हम? इज इट अ डिप एंगल, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक बेयरिंग और इज इट अ ट्रू बेयरिंग? बता दो जल्दी से. तो जो इंक्लिनेशन बिटवीन होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिप, या उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा. मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होती है? एंगल दैट इज मेड बाय अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. ट्रू बेयरिंग क्या होती है? इट्स द एंगल दैट इज मेड बाय अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू टू मेरिडियन. एंड मैग्नेटिक बेयरिंग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है कि जो मैग्नेटिक बेयरिंग है वो ट्रू बेयरिंग से कितना एंगल बनाती है, और वो कौन सा एंगल होता है? दैट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल एंड डिप एंगल इज द वर्टिकल एंगल. ठीक है. नाउ सी 23rd क्वेश्चन. द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 325 डिग्री एंड 15 मिनट्स. व्हाट इज द क्वाड्रेंटल बेयरिंग? तो आप लोगों को क्वाड्रेंटल बेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज, कभी कभार पूछ सकता है, रिड्यूस बेयरिंग. ठीक है, उसका दूसरा नाम है. तो अगर हमारे पास लाइन है उसका एंगल बन रहा है होल सर्कल बेयरिंग में 325 डिग्री एंड 15 मिनट्स, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो आप लोगों का ऑब्वियसली यहाँ पे सब में दिया है जो क्वाड्रेंट है दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट. ये तो सबको ही पता है. अब जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग है वो कौन सी होगी? या तो वो नॉर्थ से होगी या साउथ से होगी, लेकिन इसको नॉर्थ नजदीक पड़ता है तो ये किससे हम लेंगे? नॉर्थ से लेंगे. तो देख लो अब नॉर्थ क्या आ जाएगा? 360 माइनस 325 डिग्री 15 मिनट्स, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है नॉर्थ 34 डिग्री एंड 45 मिनट्स वेस्ट. Now see 24th question. The 0 degree of a prismatic compass is marked at. तो 0 डिग्री prismatic compass में हम कहाँ मार्क करते हैं? नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड और साउथ साइड. तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो prismatic compass है वो मेजर करता है हमारे पास होल सर्कल बेयरिंग, एंड जो हमारे पास सर्वेयर कंपस है वो मेजर करता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग. तो अगर हम बात करेंगे आप prismatic compass की, वहां पे अगर हम prismatic compass बनाएंगे तो जो 0 है वो कहां पे होता है? साउथ पे होता है 0.
0 डिग्री साउथ पे होता है, फिर वेस्ट पे होता है 90 डिग्री। फिर यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है वहां पे हम ईस्ट वेस्ट को इंटरचेंज करता है, तो यहाँ पे ईस्ट आ जाता है, यहाँ पे वेस्ट आ जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाता है 180 डिग्री एंड यहाँ पे कितना आ जाता है 270 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? साउथ साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ सी द 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन क्या है? द होल सर्कल बेरिंग ऑफ अ लाइन ओपी। पहले हमारे पास है ओपी लाइन एंड दूसरी लाइन है हमारे पास ओक्यू लाइन। ओपी ये है बिकॉज इट इज 18 डिग्री एंड 15 minutes, and after that we have OQ line, that is this angle. It is making angle 335 degree, 45 minutes. What is the value of the included angle OQP? तो हमें क्या निकालना है? included angle OQP निकाल सकते हो, ये वाला एंगल निकालना है। कौन सी मुश्किल बात है? ये हमारे पास 18 डिग्री एंड 15 मिनट्स देके है, प्लस कर लेंगे हम, कितना करेंगे 360, माइनस करेंगे हम 335 डिग्री एंड 45 मिनट्स। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है आंसर। तो वहां पे जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 42 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इतना ही आ रहा है आंसर। So let's move on to now another question। तो हमारे पास अब टेक्योमीटर का क्वेश्चन है। 26th क्वेश्चन, फॉर अ टेक्योमीटर द एडिटिव एंड द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो याद रखना जो हमारे पास टेक्योमीटर है उसके लिए हम डी निकालते हैं Ks प्लस सी। ये तो सबको ही पता है, K इज द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड C इज द एडिटिव कांस्टेंट। एंड जो K है दैट इज इक्वल टू 100 एंड जो C है एडिटिव कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे पहले एडिटिव पूछा है, मल्टीप्लाइंग बाद में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा एडिटिव पहले है तो सो इट्स 0 एंड मल्टीप्लाइंग इज 100। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो 27 क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क और कॉर्ड इज 20 मीटर देन 1 डिग्री कर्व विल हैव अ रेडियस ऑफ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर अ 20 मीटर कॉर्ड एंड 30 मीटर कॉर्ड के लिए रेडियस की फॉर्मूला। सो हियर जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाता है? 1146 डिवाइडेड बाय डी डिग्री एंड 30 मीटर के केस में क्या बनता है? आर बनता है यहाँ पे 1720 डिवाइडेड बाय डी डिग्री। तो यहाँ पे दिया है 20 मीटर कॉर्ड, है कि नहीं? तो फॉर्मूला यूज होगी पहली वाली। तो 1146 डिवाइडेड बाय डिग्री कितना दिया है? डिग्री दिया है 1 डिग्री, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो 1। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा करेक्ट? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं 28th क्वेश्चन। A cube of a dried clay having the sides 4 cm long weighs 110 gram. The same cube of a soil when saturated at unchanged volume weight 135 gram. Find the volume of a wine. तो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। बोल रहा है पहले हमारे पास एक क्यूब था, वो ड्राइड क्ले था, मतलब वो सूखा हुआ था, जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। एंड फिर हमने उसको वेट किया, मतलब जो ड्राइड कंडीशन में हमने उसको वेट किया, इट वाज 110 ग्राम। उसके बाद हमने सेम क्यूब लिया व्हेन सैचुरेटेड एट अनचेंज्ड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम उसका अनचेंज रहा, उसका वॉल्यूम जितना पहले था उसके बाद भी उतना ही वॉल्यूम रहा। ड्राइड के केस में एंड सैचुरेटेड के केस में दोनों में ही कितना रहा? अनचेंज्ड वॉल्यूम रहा। तो जो सारे ही वॉइड्स होंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पहले ड्राइड था, अब फुली सैचुरेट हुआ। तो आप लोगों को कुछ इनके बीच में रिलेशनशिप आ रहा है कि जो पहले वॉइड्स एम्प्टी थी उनमें अब उनको फिल कर रहा है वाटर कंप्लीटली। पहले तो सूखी वॉइड्स थी, वहां पे कुछ नहीं था, फिर बाद में क्या आ गया? वहां पे आ गया वाटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। और यहाँ पे देख लो आप, बोल रहा है कि जब वो सैचुरेट हो गई सॉइल, उसका जो वेट था इन सैचुरेटेड कंडीशन वो आ रहा था। तो सैचुरेटेड कंडीशन में क्या आ जाएगा? सॉइल प्लस वाटर। इसका तो वेट आया, एयर का तो 0 हो जाता है, तो
यहाँ पे आ जाएगा 135 माइनस 110 और वो किसके बराबर आ जाएगा 15 ग्राम्स के, सॉरी 25 ग्राम्स के, आएगा कि नहीं? तो ये 25 ग्राम्स के बराबर आ रहा है। कौन सा? वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर किसके बराबर आ रहा है? 25 ग्राम्स के। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया? वेट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल माइनस वेट ऑफ अ ड्राई सॉइल। तो आप लोगों को एक रिलेशनशिप पता है कि जो गामा ऑफ वाटर है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर वेट ऑफ अ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और मैंने आप लोगों को बोला जो वाटर है वो कंप्लीटली किसको फिल कर रही है? वाइड्स को, है ना? तो पहले ड्राइड थी, अब कंप्लीटली सैचुरेटेड थी। पहले उसमें पूरा का पूरा एयर था, अब क्या है? अब पूरा का पूरा क्या है? वाटर है। तो यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ अ वाटर ले सकती हूँ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ वाइड इक्वल टू वेट ऑफ अ वाटर दैट इज 25 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ अ वाटर। गामा कितना होगा? 1 ग्राम पर सीसी, बिकॉज दिस इज गिवन इन ग्राम। अगर ये केजी में होता तो यहाँ पे हम क्या लेते? 10 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा दैट इज 25 सेंटीमीटर। होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। अब देख लो, a contour line shows a horizontal distance between the point of equal elevation, the vertical distance between the two points having different elevation। तो जो कंटोर लाइन है बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है थ्रू अ पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। ठीक है, वो किन पॉइंट से पास करती है? पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन से। So let's see now 30th question, the method of a plane table survey that is recommended when point can't be changed। जब पॉइंट हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है जो ऑलरेडी जिनके बीच में हमारे पास डिस्टेंस पता होगी, हमें अब लोकेट करना है सी पॉइंट जिससे हम ए से भी चेंज नहीं कर सकते एंड बी से भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो यहां से भी हम देखेंगे, यहां से भी हम देखेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी नाउ 31st क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है एल इज द लेंथ ऑफ अ लाइन हैविंग बेयरिंग थीटा, लैटिट्यूड क्या होगा उसका? लैटिट्यूड एल साइन थीटा होगा, एल कॉस थीटा होगा, एल टैन थीटा होगा या नन ऑफ द अबव होगा। तो याद रखना जो लैटिट्यूड है वो एल कॉस थीटा होगा एंड डिपार्चर एल साइन थीटा होगा। नाउ सी 32nd क्वेश्चन। बोल रहा है जो एक फेस लेफ्ट कंडीशन होती है थियोडोलाइट की वो कौन सी होती है? तो आप लोग ये याद रखिएगा, हमारे पास दो फेस कंडीशंस होती है, एक तो फेस लेफ्ट एंड फेस राइट। जब हमारे पास वर्टिकल सर्कल होगा, जो हमारे पास वर्टिकल सर्कल है अगर वो राइट की तरफ है देन इट इज द फेस लेफ्ट, सॉरी देन इज द फेस राइट पोजिशन। एंड अगर हमारे पास वर्टिकल सर्कल लेफ्ट की तरफ होगा तो उस केस में हम बोलेंगे इट इज इन द फेस लेफ्ट कंडीशन। तो वर्टिकल सर्कल जब हमारे पास लेफ्ट कंडीशन में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर के लेफ्ट कंडीशन लेफ्ट साइड में होगा तो उसको हम बोलेंगे फेस लेफ्ट कंडीशन। तो अब देखते हैं हम 33rd क्वेश्चन। द एरिया ऑफ टू सक्सेसिव कंटोर्स ऑफ अ रिजर्वायर आर 100 and 250, जिनके बीच में जो कंटोर इंटरवल है वो 5 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ अ वाटर हमें निकालना है। तो जो वॉल्यूम ऑफ अ वाटर है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वॉल्यूम हमारे पास एरियाज दिया हुआ है, एरियाज तो दिए हुए हैं, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया। ठीक है, यहां पे देख लो v किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज बेसिकली द ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। h किसके बराबर है? 5 डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट एरिया कितना आ रहा है हमारे पास? 100 प्लस a2 आ रहा है 200। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 750 मीटर क्यूब विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी 34th क्वेश्चन। द मैक्सिमम साइज ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ क्ले इज अबाउट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इट इज अबाउट 2 माइक्रॉन्स। आफ्टर 2 माइक्रॉन्स टू 75 माइक्रॉन्स दैट इज सिल्क, एंड आफ्टर 75 microns to 4.75 mm it is gravel, sorry 75 microns to 4.75 mm it is sand, and after 4.75 mm that is the sizes of the particles greater than 4.75 mm then it is a ग्रेवल। क्या होता है हमारे पास? ग्रेवल होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? दैट इज जो हमारे पास बी ऑप्शन होगा 0.002 mm, वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स सी नाउ 35th क्वेश्चन। तो देख लो 35th क्वेश्चन क्या है।
कंपैक्टेड सॉइल मास हैज अ वाइड रेशियो 0.6, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी वहां से देके है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वहां से देके है, तो हमें क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है। अब कौन सा मुश्किल काम है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे W इंटू जी इज इक्वल इंटू एस इंटू ई। कर सकते हो कैलकुलेटर। वाइड रेशियो देके है 0.6, डिग्री ऑफ सैचुरेशन देके है 78%, दैट इज 0.78। आफ्टर दैट जी इज ऑल्सो गिवन, तो W के G से हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 2.6 से डिवाइड कर लेंगे, तो निकालो कितना आ रहा है आंसर। लेट मी कैलकुलेट दिस। तो यहां पे आ रहा है 0.18, दैट इज 18% विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Let's move on to now another question, 36th question। तो जो रिलेशनशिप बोली है बिटवीन द पोरोसिटी एंड द वाइड रेशियो, ये तो आप लोगों को सबको ही पता होगी कि जो नीटा है वो किसके बराबर है, E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, जहां पे E जो है वाइड रेशियो एंड नीटा जो है दैट इज द पोरोसिटी, एंड पोरोसिटी की फॉर्मूला आप लोगों को पता होगी, वॉल्यूम ऑफ अ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, एंड जो हमारे पास वाइड रेशियो इसकी फॉर्मूला भी पता होगी, वॉल्यूम ऑफ अ वाइड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। सॉइल सॉलिड्स, दिस इज सॉइल, दिस इज सॉलिड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो जो ई है वो हमारे पास उसका जो सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा होता है, ये भी रखिएगा याद। एंड जो हमारे पास 1 माइनस नीटा है वो बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ये भी रखिएगा याद। तो हमारे पास कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे बी वाली फॉर्मूला हमारे पास करेक्ट है। तो देखते हैं आप 37th क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। द डेंसिफिकेशन ऑफ अ सॉइल बाय मैकेनिकल मीन, उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, कंपैक्शन कहते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना जब हम मैकेनिकल मीन्स लाइक रोलर्स, चैम्पर्स वो यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो एयर है वो एक्सपेल हो जाता है आउट फ्रॉम द सॉइल, तो उसको हम बोलते हैं कंपैक्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कंपैक्शन। अगर यहीं पे हमने बात की अबाउट द कंसोलिडेशन, जो कंसोलिडेशन है वो क्या होता है, कंसोलिडेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ अ वाटर एंड इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जो कंपैक्शन है वो क्या होता है, वो इमीडिएट प्रोसेस होती है। 100% हम किसी भी सॉइल में जो एयर है वो रिमूव नहीं कर सकते, बट फॉर जो हम टेक्निकल कभी कभार अजम्पशंस लेते हैं कि हमने 100% ही वहां पे एयर को बाहर कर दिया, एक्सपेल आउट कर दिया। तो बता दो यहाँ पे 38 क्वेश्चन, द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इन अ थ्रेड ऑफ 3 mm इज नोन एज। तो वो मॉइस्चर कंटेंट बता दो जहां पे जो सॉइल है वो बिगिन करती है टू क्रम्बल जब हम उसको रोल करते हैं इनटू 3 mm थ्रेड, 2 revolutions per second हम यहाँ पे देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तो हम पढ़ते हैं सोम में कि इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होता है जहां तक जो हमारे पास मटेरियल है वो बिहेव करता है इलास्टिकली, और अगर हम वहां तक लोड अप्लाई करेंगे और मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन आई होगी तो आफ्टर रिमूवल ऑफ अ लोड वो डिफॉर्मेशन क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है और मटेरियल जो है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। अब देखते हैं 39 क्वेश्चन। तो देख लो, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ अ सीपेज वाटर इन अ सॉइल मीडियम इज। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, ICR, वो बराबर होता है G-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। और कभी कभार दूसरी फॉर्मूला भी पूछ सकता है, G-1 इंटू 1 माइनस थीटा इज अनदर फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल hydraulic gradient. Okay, so B option is the correct option for this question. See now 40th question, the angle of internal friction for a cohesive soil is equal to 20%, 25, 0 और 15. You all remember that जो cohesive soil है वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है angle of internal friction equal to 0, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ cohesion present होता है। And when we talk of a frictional soil, उसमें सिर्फ फाई का वैल्यू होता है एंड सी का वैल्यू क्या होता है, 0, एंड दिस इज फॉर द फ्रिक्शनल सॉइल। तो बता दो यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होगा। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज 0 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी नाउ अनदर क्वेश्चन। बता रहे द बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर, जैसे कि हमारे पास NC है, NQ है, एंड गामा है, तो वो कहाँ पे हम यूज करते हैं, टाजागीज फॉर्मूला में यूज करते हैं। तो वहां पे CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ ऑफ गामा B एंड गामा, उससे हम क्या निकालते हैं, उससे हम बेरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी बेसिकली वी कैन से। तो यहाँ पे जो ये वाले NC NQ एंड N गामा दैट इज द बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, वो डिपेंड करता है ओनली ऑन
वन दैट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसके अलावा किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. So let's see now another question. तो क्वेश्चन 42 है कि सेटलमेंट ऑफ अ फुटिंग इन अ सैंडी सॉइल किससे हम किस फॉर्मूला से बताते हैं. SF, तो यहाँ पे बोल रहा है SP डिवाइडेड बाई BP इंटू BF. अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वन टर्म इज मिसिंग, दैट इज यहाँ पे आना चाहिए BF डिवाइडेड बाई BP एंड इसका आना चाहिए होल स्क्वायर. तो नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या हो गई, करेक्ट हो गई. तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इन केस ऑफ अ सैंडी सॉइल सेटलमेंट ऑफ अ फुटिंग किस फॉर्मूला से हमें मिलती है, SP इंटू BF डिवाइडेड बाई BP इंटू BP प्लस 30, डिवाइड करेंगे हम BF प्लस 30 का होल स्क्वायर. नाउ सी, तो ये तो वैल्यूज देखे हैं, ये देख लेना आप लोग. SP सेटलमेंट ऑफ अ प्लेट है, BP विड्थ ऑफ अ प्लेट है एंड BF विड्थ ऑफ अ फुटिंग है. नाउ सी अनदर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, उसको हम क्या बोलते हैं, इयोलाइन, मरीन, एलुवियल और लेकेस्ट्राइन. तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो मरीन, एलुवियल, लेकेस्ट्राइन सॉइल्स है, दे आर ऑल रिलेटेड टू द वाटर. दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द वाटर. नाउ जो इयोलियन सॉइल है वो किसके साथ रिलेटेड है, विंड के साथ रिलेटेड है. इसके भी दो टाइप्स होते हैं इयोलियन सॉइल के, वन इज लुइस एंड अनदर इज सैंड ड्यून्स. तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ उतना, बट यू शुड रिमेंबर इसके टाइप्स दो होते हैं, लुइस एंड सैंड ड्यून्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा. नाउ सी 44th क्वेश्चन, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इट नेगेटिव, 0, 1 और मोर देन 1. सो यू ऑल शुड रिमेंबर द प्लास्टिक इंडेक्स. इफ प्लास्टिक इंडेक्स is equal to 0, if it is equal to 0, then it is non-plastic soil. यहाँ पे soil type लिखती हूँ. After that, अगर हमारे पास होगा from 0 to 7, then it is low plastic. After that, अगर हमारे पास होगा 7 to 17, it's medium plastic. And अगर बात करेंगे हम greater than 7, then it is highly plastic. तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि अगर हमारे पास लिक्विड लिमिट कम हो गया एंड प्लास्टिक लिमिट ज्यादा हो गया, तो आप लोगों को पता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की फॉर्मूला, पीआई की फॉर्मूला आप लोगों को पता है, WL माइनस WP. अगर आप WP ज्यादा हो गया, WL कम हो गया, तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा हमें नेगेटिव. लेकिन जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसको हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेता है इन टर्म्स, हम वहां पे उसका वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं. तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ सी 45th क्वेश्चन. 45th क्वेश्चन देखते हैं हम. क्विक सैंड इज द, क्विक सैंड क्या होती है, बेसिकली एक ये होती है सॉइल कंडीशन होती है, नॉट अ टाइप ऑफ सैंड बट बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ कंडीशन, जहां पे क्या हो जाता है, जो हमारे पास कोहेजनलेस सॉइल होती है, जैसे हमारे पास फाइन सिल्ट होता है, फाइन सैंड होती है एंड कोर्स सिल्ट होता है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें इफेक्टिव स्ट्रेसेस 0 हो जाता है ड्यू टू द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर. तो जब इफेक्टिव स्ट्रेसेस 0 हो जाता है तो वो बिहेव करती है कि उसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है. तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ सी 46 क्वेश्चन बता रहा है क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि उसको हम डिफाइन करते हैं, इट्स द रेंज बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट. तो सेम यहाँ पे अगर हम श्रिंकेज इंडेक्स की बात करेंगे, वो कहां से कहां तक लाई करेगा, वो लाई करेगा फ्रॉम द प्लास्टिक लिमिट टू द श्रिंकेज लिमिट. नाउ सी 47 क्वेश्चन. तो आप लोगों को पूछा गया है द परमिसिबल पीएच वैल्यू फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई इज बिटवीन, जो हम पीएच का वैल्यू रखते हैं कितना रखते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो होता है बिटवीन द 6.5 टू 8.5 वैल्यू होता है उसके, इस बीच में लाई करता है. अगर हम इरिगेशन वाटर का भी देखेंगे सेम इतना ही 6.5 टू 8.5 के बीच में लाई करता है. Now see 48th question, the acceptable limit for the total dissolved solid content in the water for domestic purpose is nil, 400 ppm, 500 ppm और 1000 ppm. तो याद रखना जो हमारे पास एक्सेप्टेबल लिमिट है दैट इज 500 pm एंड परमिसिबल जो है मतलब जहां के जिसके ऊपर हमारे पास 1 सेकेंड का भी चांस, 1 ppm का भी चांस नहीं है कि उससे ऊपर हो जाए, दैट इज 2000 ppm. दैट इज द परमिसिबल लिमिट, उसके ऊपर नहीं जा सकता. तो एक्सेप्टेबल क्या होता है, तो इसके ऊपर अगर किसी केस में
किसी केस में अगर जाएगा तो उतना हम कर सकते हैं कंप्रोमाइज, लेकिन जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ सी 49th क्वेश्चन, द pathogens can be killed by nitrification, chlorination, oxidation or none of the above. You all should remember जो pathogens है that is disease causing bacteria उनको हम remove करता है by chlorination. Now see 50th question, design period for a water supply project is taken as, जो हमारे पास water supply project है उसको हम कितने years तक डिजाइन करते हैं, 5 to 10, 15 to 20, 20 to 30? Yes, obviously जो water supply project है उसको हम डिजाइन करते हैं 20 to 30 years, डैम्स को 50 years तक डिजाइन करते हैं, पंप्स को 15 साल तक, पाइप्स को 30 years तक, ठीक है। नाउ सी कार्बन मोनोऑक्साइड, 51 क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इफेक्ट, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अगर एयर में प्रेजेंट होगा वो किस पे इफेक्ट करता है, हार्ट, स्किन, आई और हेयर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होगा उसकी वजह से जो हार्ट में सप्लाई ऑफ ब्लड होगा वो कम हो जाएगा, एंड दैट इज वाई वो हार्ट पे इफेक्ट करेगा। Now see 52 question. The test period for a BOD of a water is 10 days at 30 degrees Celsius, 4 days at 20 degrees Celsius, 5 days at 20 degrees Celsius और 7 days at 30 degrees Celsius। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो BOD टेस्ट हम करते हैं वो हम 5 दिन पे करते हैं एंड at 20 degrees Celsius। Now see 61th question, 61th क्वेश्चन हमें बोल रहा है द यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट फॉर अ हाफ ब्रिक वॉल इज, जो हाफ ब्रिक वॉल है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितना होना चाहिए। तो याद रखना जो हाफ ब्रिक वॉल है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, पार्टीशन वॉल है, उनको सबको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, या हम कर सकते हैं डीपीसी की बात करेंगे मीटर स्क्वायर में है, प्लास्टिंग मीटर स्क्वायर, फ्लोरिंग मीटर स्क्वायर। अगर फ्लोरिंग हमारे पास 7.5 मीटर से 7.5 सेंटीमीटर से कम हो वी मेजर इट इन मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास वॉल 10 सेंटीमीटर से कम हो उसकी विड्थ या थिकनेस हम बोल सकते हैं, तो वहां पे हम किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अगर वुड वर्क हमारे पास 10 सेंटीमीटर से कम हो उसको भी हम, उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको भी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। रनिंग मीटर में हम यही ड्रिप कोज, स्ट्रिंग कोज, कॉर्निस इन सबको किस में करते हैं, रनिंग मीटर में। वायर फेंसिंग है हमारे पास, उन सबको हम रनिंग मीटर में करते हैं मेजर। Now see the number of ordinary bricks required for 100 meter cube of masonry wall is, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के लिए हमारे 1 मीटर क्यूब ऑफ masonry वर्क के लिए हम 500 ब्रिक्स यूज करते हैं। तो 100 मीटर क्यूब के लिए कितना होगा, 100 मीटर क्यूब के लिए 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 50,000 ब्रिक्स का यूज होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं 63rd क्वेश्चन, द मिक्सिंग ऑफ अ सीमेंट मोटार बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ अ सीमेंट बैग इज स्पेसिफाइड एज। तो याद रखना बैग ऑफ अ सीमेंट उसका वेट होता है, वजन होता है 50 kg, लीटर्स में हम लेते हैं उसको 35 लीटर, एंड अगर हमें वॉल्यूम लेना होता है वो है 0.035 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नाउ सी 64th क्वेश्चन, 1 cubic meter of a concrete 1:2:4 is to be mixed by the volume, the number of cement bags required approximately will be। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ पे बोल रहा है 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कंक्रीट है। पहले ही हम निकालेंगे जो 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कंक्रीट है उसके लिए हमें कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट चाहिए होगा। तो अगर हम देखेंगे जो वहां से देके होगा, याद रखना जो क्वेश्चन में देके होगा वो हमेशा क्या होता है, वेट वॉल्यूम होता है। तो ड्राई वॉल्यूम किसके बराबर होगा, अब 1.54 ऑफ वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम इज गिवन एज 1 मीटर क्यूब। सो जो ड्राई वॉल्यूम है ऑफ अ कंक्रीट वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.54 मीटर क्यूब के बेसिकली बराबर। अब हम बात करेंगे जो सीमेंट बैग है उसका रेशियो है, एक पार्ट है वो 7 पार्ट्स में से। तो निकालो अब वॉल्यूम ऑफ अ सीमेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, वो आ जाएगा 1 है 7 पार्ट में से मल्टीप्लाई करेंगे हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट दैट इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.54, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आंसर एज 0.22 मीटर क्यूब। तो अगर मैंने अभी बता दिया जो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट है वो कितना है हमारे पास 0.035, क्या अगर हमारे पास एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम पता है, हमें पता है हमें कितना यूज करना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बैग्स।
नंबर ऑफ बैग्स किसके बराबर होगा, हमें यूज कितना होगा सीमेंट, और एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना है, दैट इज 0.035 मीटर क्यूब। तो निकालो अब कितने बैग्स यूज होंगे। बेसिकली इट इज कमिंग एट 6.34 बैग्स। एक्चुअली इनको आंसर देना चाहिए था 7 बैग्स, मोर अप्रोप्रिएट हो जाता, क्योंकि हमारे पास तो फिर कम पड़ जाएगा ना सीमेंट, तो यहाँ पे 7 बैग्स होना चाहिए। चलो अब 6 बैग्स दिया है तो क्लोज ऑप्शन ही होगा, तो इसी को टिक करिएगा। Now see 65, fifth question, the volume of the earthwork in the embankment of a length 12 meter, top width हमारे पास 5.5 मीटर है एंड डेप्थ हमारे पास 2.5 मीटर है। तो हमारे पास बोला गया है जो साइड स्लोप है दैट इज 1.5:1। बता दो अब आंसर कितना होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क का। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज ए मल्टीप्लाइड बाय एल। ए आप लोगों को पता है बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे हम एल से, तो यहाँ पे S देखे हम 1.5, B that is width is also given 5.5 and depth is also given as 2.5, L is also given as 12। so सारे ही वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहां पे आंसर आ जाता है 777.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नाउ सी 66 क्वेश्चन, PERT क्या होता है। PERT एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है, टाइम ओरिएंटेड होता है, या रिसोर्स ओरिएंटेड होता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो PERT है बेसिकली इट्स प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच एंड जो CPM है दैट इज बेस्ड ऑन द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच एंड जो PERT है दैट इज ऑलवेज इवेंट ओरिएंटेड and जो CPM है that is activity oriented. Now see, अब question is 67. The total length of a center line of a wall for a room of external dimension it's given as 4.6 meter into 3.10 meter and the thickness of a wall is 30 centimeter. तो आप लोग center line length निकाल सकते हो, तो कौन सा मुश्किल काम है। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन में वहां से एक्सटर्नल डायमेंशंस देखे हैं, एक्सटर्नल डायमेंशंस देखे, तो कौन से डायमेंशंस देखे, ये वाले एक्सटर्नल डायमेंशंस देखे। तो आप लोग सेंटर लाइन डायमेंशंस निकाल सकते हो, एक्सटर्नल डायमेंशन से हम माइनस करेंगे विड्थ, तो ये कितना आ जाएगा 3.10 माइनस 0.3, क्योंकि यहां से हाफ विड्थ आ जाएगी, यहां से हाफ विड्थ आ जाएगी, तो टोटल हमें इसे कितना सब्ट्रैक्ट करना है 0.3। तो हमारे पास एक्सटर्नल डायमेंशन देखे है दैट इज 4.6 मीटर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से 4.6 माइनस 0.3, तो ये मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इट्स 4.3 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो आप लोग मुझे बता दो अब यहां पे हम निकाल सकते हैं सेंटर लाइन लेंथ। यस मैम, अब कौन सा मुश्किल काम है, 2 वॉल्स है हमारे पास, दो वॉल्स है, शॉर्ट वॉल्स जो है, लॉन्ग वॉल्स जो है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 4.3 को ऐड करेंगे विद 3.10 माइनस 0.3, इट इज कमिंग आउट एज 2.8। सो आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, लेट मी कैलकुलेट। तो जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है दैट इज 14.8। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा, सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Let's move on to now another question, 68 question देख लो। The event which marks the beginning of an activity is known as head event, tail event, dual role event or none of the above। तो जो event है that marks the beginning of an activity it's called as tail event and the event that is present when activity is completed that is known as head event। एंड जो हमारे पास होगा 2 एक्टिविटीज के बीच में इवेंट, जहां पे एक एक्टिविटी तो एंड हो रही है एंड दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दैट इज नोन एज ड्यूल रोल इवेंट। ओके, सो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, टेल इवेंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी नाउ 69th क्वेश्चन, द प्री टेंडर स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ अ साइट, एक्विजिशन, फाइनलाइजेशन ऑफ अ डिजाइन, ऑल ऑफ द अबव। जो प्री टेंडर स्टेज है कंस्ट्रक्शन का, उसमें ये सारी ही प्रोसेसेस पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए। दैट इज सिलेक्शन हम साइट का करेंगे, एक्विजिशन ऑफ लैंड करेंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन करेंगे, ये सारे ही प्रोसेसेस कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। नाउ सी अ
डमी एक्टिविटी का पूछा है 70th क्वेश्चन में. अ डमी एक्टिविटी इन अ नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटर लाइन, इज एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी, डजंट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्स. तो याद रखना जो हमारे पास डमी एक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ डॉटर लाइन. ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी होती है एंड ये ना ही कोई टाइम कंज्यूम करती है ना ही कोई रिसोर्स कंज्यूम करती है. तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग. जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसका पहला स्टेप क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट प्लानिंग का वो है टू एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप. मतलब जो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमें एस्टैब्लिश करने हैं एंड उसका स्कोप क्या होगा वो हमें किस स्टेप में करना है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में. उसके बाद है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड आफ्टर दैट कंट्रोलिंग. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करते हैं एंड जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्लानिंग उससे पहले करते हैं एंड उसके बाद हम एट लास्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद हम कंट्रोलिंग करते हैं, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग. नाउ सी अ पाइल, हमारे पास क्वेश्चन है अ पाइल that doesn't carry any load itself but improves the bearing capacity of a soil. उसको हम क्या कहते हैं, is it a sheet pile, is it a friction pile, bearing pile और compaction pile. तो आप लोगों को पता होना चाहिए it is basically the compaction pile. compaction pile एक ऐसी पाइल होती है जो खुद कोई भी वजन कैरी नहीं करती है बट जो bearing capacity of a soil है उसको improve करती है by densifying the loose granular soil. वो क्या करती है, densify करती है सॉइल को. उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. अब हम देखते हैं अनदर क्वेश्चन दैट इज 73rd क्वेश्चन. तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन अ फुटिंग विच सपोर्ट्स 2 कॉलम. जो फुटिंग जो सपोर्ट करती है 2 कॉलम्स को उसको हम क्या बोलते हैं, इज इट अ स्ट्रैप फुटिंग, इज इट अ स्ट्रिप फुटिंग, इज इट अ कंबाइंड फुटिंग और इज इट अ राफ्ट फुटिंग. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फुटिंग दो कॉलम्स को सपोर्ट करें उसको हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग. उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग. तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया दे पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अब हम देखते हैं 74th क्वेश्चन. A temporary structure that is constructed to provide a safe working platform is known as, is it a ranking, is it a shoring, is it a scaffolding or jacking. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्कैफोल्डिंग है वो एक ऐसा टेम्परेरी फ्रेमवर्क होता है दैट्स यूज्ड टू सपोर्ट अ मैन वर्क एंड जो मटेरियल्स को भी सपोर्ट करे एंड टू एड द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ अ बिल्डिंग. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. की जो स्कैफ होल्डिंग है एक ऐसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है, एक तो मैन पावर को भी कैरी करता है और जो मटीरियल उसके साथ होता है उसको भी हैंडल करता है ताकि जो मैन है या हम बोल सकते हैं लेबर है वो इजीली उसको कंस्ट्रक्शन को मेंटेन कर सके, रिपेयर कर सके या कंस्ट्रक्ट कर सके. ठीक है, let's see now the difference. 75th question, the difference between the maximum time available and the actual time needed to perform an activity is known as, is it a free float, is it an independent float, total float or interfering float. तो याद रखना जो हमारे पास इंटरफेयरिंग फ्लोट है वो किसके बराबर होता है, एस जे के, दैट इज स्लेक ऑफ अ हेड एक्टिविटी. नाउ जो हमारे पास टाइम डिफरेंस होगा बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल टू कंप्लीट एन एक्टिविटी माइनस एक्चुअल टाइम नीडेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, तो उसको हम बोलते हैं टोटल फ्लोट. वो मैक्सिमम होता है हमारे पास सबसे ज्यादा. ठीक है, तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो बाद में पॉइंट ऑफ डिटेल डिस्कशन है तो वो कभी कभार कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप 76 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल. जो हमारे पास इनमें से कौन सा मटेरियल है जो साउंड को इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है, साउंड को अब्सॉर्ब कर सके. तो कौन सा है, हेयर फेल्ट है. यस ऑब्वियसली जो हेयर फेल्ट है इज अ फिब्रस मटेरियल जो ट्रेडिशनली यूज करते थे फॉर साउंड डैम्पिंग. मतलब वो एज अ साउंड प्रूफिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते थे. तो ये क्या होता है, बेसिकली एक फिब्रस मटेरियल होता है. जो वुड पार्टिकल बोर्ड है, while dense it is often manufactured with a porous structure or perforator and its use and as
साउंड एब्जॉर्बर ये भी यूज करते हैं। एंड जो हमारे पास ग्लास वूल है ये भी हम वाइडली यूज करते हैं। ये मिनरल होता है, ये एक मिनरल इज यूज एज अ मिनरल वूल एंड जो ट्रैप करता है साउंड वेव्स को भी विद इन इट्स ग्लास फाइबर, ताकि वो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर सके, और वो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द हीट एनर्जी। तो ये भी एज अ साउंड एब्जॉर्बर वर्क करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी द minimum grade of concrete for building with more than 15 mm height in seismic zone seismic zone 5 is। तो जो हमारे पास minimum grade concrete का for a building with more than 15 meter height कहाँ से ज्यादा है? 15 मीटर से ज्यादा है in a seismic zone 5। तो वहां पे हम grade of concrete जो यूज करते हैं that is M20 हम यूज करते हैं वहां पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो अगर हमारे पास बिल्डिंग की हाइट ग्रेटर देन 15 मीटर हो एंड सीस्मिक जोन्स हो 3rd, 4th एंड 5th, याद रखना वहां पे जो हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं वो है M20, वो है M20। अब हमारे पास है 78th क्वेश्चन, वो है द IS कोड विच डील्स विद द डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ द RCC इज। तो जो डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ RCC के लिए हम IS कोड यूज करते हैं वो कौन सा IS कोड होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। IS 456 RCC के लिए यूज करता है, लेकिन डक्टाइल के लिए डक्टाइल डिटेलिंग के लिए हम यूज करते हैं IS 13920। कौन सा यूज करता है? 13920। This is used for the ductile design and the detailing of the reinforced concrete। याद रखिएगा। Now see हमारे पास 79th क्वेश्चन है, disinfection is done to remove। क्या डिसइंफेक्शन हम करते हैं वाटर की? तो आप लोगों को पता है कि जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं वो उसका बेसिक मोटिव क्या होता है कि जो हमारे पास जो भी वो वाटर यूज करे, जो भी पॉपुलेशन वो वाटर यूज करे, जिनके लिए हमने वो वाटर को डिजाइन करा हुआ है, उनमें बीमारी नहीं फैलनी चाहिए। सो बेसिकली हमारा डिसइंफेक्शन का मोटिव ये है क्या हम बैक्टीरियाज को रिमूव करें, हम डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज को रिमूव करें, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को रिमूव करें। लेट्स सी नाउ अनदर क्वेश्चन, 80th क्वेश्चन। तो 80th क्वेश्चन है ग्रिड चैम्बर इज सिमिलर टू। जो ग्रिड चैम्बर है वो किससे सिमिलर है? इज इट सिमिलर टू स्क्रीनिंग टैंक? इज इट सिमिलर टू सेडिमेंटेशन टैंक? इज इट सिमिलर टू कोगुलेशन टैंक? और ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जो हमारे पास ग्रिड चैम्बर है उसमें क्या होता है? ग्रिड जमा होता है। क्या हो जाता है? ग्रिड जमा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इट यूटिलाइज ग्रेविटी टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम द वाटर। सो बेसिकली जो ग्रिड चैम्बर है इट्स यूज टू रिमूव द हेवी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, लाइक हमारे पास सैंड है, ग्रेवल है, ग्रिट है। अर्ली इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस से पहले जो हम सैंड रिमूव कर, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रिमूव करते हैं लाइक सैंड, ग्रेवल, सिंडर्स क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रिट। तो वो क्या उसका ग्रिड चैम्बर का यही काम होता है कि ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करे। तो ये कैसे वर्क करता है? इट टिपिकली वर्क सिमिलर टू सेडिमेंटेशन टैंक। ये सेडिमेंटेशन टैंक जैसा ही वर्क करता है, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें क्या हो जाता है? पार्टिकल्स नीचे सेटल होता है एंड जो हमारे पास वाटर है वो कहाँ पे हो जाता है? ऊपर रह जाता है। तो जो हम फिर वाटर देते हैं इन द सेकेंडरी प्रोसेस वहां पे वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। अब हम देखेंगे 81 क्वेश्चन, फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस ट्रिकलिंग फिल्टर इज यूज। जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या एज अ यूज करता है? इज इट यूज फॉर द प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट और फाइनल ट्रीटमेंट? तो आप लोग याद रखिएगा जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो क्या होते हैं? उसमें एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस हो जाती है। तो दैट्स यूज टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर। तो याद रखिएगा इट्स द सेकेंडरी ट्रीटमेंट फेज, इट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट फेज, नॉट प्राइमरी ट्रीटमेंट फेज। Now see 82nd question. Removal of oil and grease from the sewage is called। तो याद रखिएगा जो हम रिमूव करते हैं ऑयल एंड ग्रीस को फ्रॉम द सीवेज उसको हम बोलते हैं स्किमिंग। क्या बोलते हैं? स्किमिंग। तो स्किमिंग एक ऐसी प्रोसेस है इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जिससे हम रिमूव करते हैं ऑयल, ग्रीस या फैट फ्रॉम द वाटर। तो उसमें क्या हो जाता है? जो स्किमिंग टैंक है उसमें एक एयर हम ब्लो करते हैं थ्रू द सीवेज, ताकि जो सब्सटेंसेस है लाइक
ऑयल, ग्रीस, वो कहाँ पे राइज कर सके, ऑन द सरफेस, एंड फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं उसके बाद। सी नाउ 83rd क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है सीस्मिक मैप ऑफ इंडिया गिवन एन IS 1893 पार्ट 1 डिवाइड्स द कंट्री इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ जोन्स। कितने जोन्स में सीस्मिक मैप ऑफ इंडिया गिवन इन पार्ट 1 कितने जोन्स में डिवाइड होता है, बता दो जल्दी से। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होना चाहिए इट इज डिवाइडेड इनटू द 4 जोन, एंड वो 4 जोन कौन से है, सेकेंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन एंड फिफ्थ जोन। नाउ सी 84th क्वेश्चन। तो 84th क्वेश्चन है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग शुड हैव। जो हमारे पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स है बेसिकली उनमें क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉलम्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बीम्स होनी चाहिए, वीक कॉलम्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बीम्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉलम्स होने चाहिए, वीक बीम्स होने चाहिए, और वीक कॉलम्स होने चाहिए और वीक बीम्स होने चाहिए। तो याद रखिएगा जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है वहां पे हमें मेन फोकस किस पे होता है, मेन फोकस इज ऑन डक्टिलिटी। तो हमें वहां पे बेसिकली डक्टिलिटी इंप्रूव करनी है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम्स। क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम्स। तो याद रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम्स अलो करता है हम कंट्रोल डैमेज ड्यूरिंग द सीस्मिक एक्टिविटी, जो इंश्योर करता है कि जो बीम है वो फेल करेगा फर्स्ट, मगर जो कॉलम है वो वहां पे इंटैक्ट रहेगा। तो ये जो डिजाइन है वो इंश्योर करता है कि जो स्ट्रक्चर एलिमेंट है वो सस्टेन करे इंटीग्रिटी ऑफ अ बिल्डिंग, एंड इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स, और कोलैप्स को भी प्रिवेंट करता है। अब देखते हैं हम 85th क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लो अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग शो मोर डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ। जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग होती है वो अर्थक्वेक की वजह से ज्यादा उनमें डैमेज हम देखते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है बिकॉज ऑफ अ टॉर्शन एंड वार्पिंग। तो वहां पे क्या हो जाता है, इन अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ रिजिडिटी है वो कोइंसाइड नहीं होती है, एंड जो एसेंट्रिसिटी है बिल्डिंग की वो क्या करती है, वो उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है, ट्विस्ट करने की कोशिश करती है व्हेन सब्जेक्टेड टू द लेटरल अर्थक्वेक फोर्स। ट्विस्ट करेगी उसको, उसमें एसेंट्रिसिटी आ जाती है एंड उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करती है। जब हम उस पर कौन सा अर्थक्वेक फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज स्ट्रेस होगा एंड डैमेज ऑफ अ अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे किसकी वजह से हो जाएगा, टॉर्शन एंड वार्पिंग की वजह से। अब हम देखते हैं 86th क्वेश्चन। शेयर वॉल्स आर सब्जेक्टेड टू। शेयर वॉल जो होते हैं उनको हम किससे सब्जेक्ट करते हैं, इज इट आउट ऑफ अ प्लेन बेंडिंग, इन प्लेन बेंडिंग, बोथ ए एंड बी। तो ये देखिएगा जो हमारे पास शेयर वॉल्स है वो दोनों ही से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग से भी हम उसको सब्जेक्ट करवाते हैं एंड इन प्लेन बेंडिंग से भी उसको हम सब्जेक्ट करते हैं। जो शेयर वॉल्स है उसको हम प्राइमरी डिजाइन करते हैं ताकि वो किसको रेजिस्ट कर सके, लेटरल लोड्स को, और वो किसको रेजिस्ट कर सके, लेटरल लोड्स को रेजिस्ट कर सके। एंड आउट वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास इन प्लेन बेंडिंग। अगर हम बात करेंगे जो शेयर वॉल्स है उनको हम डिजाइन करते हैं बाय द डिजाइन करते हैं टू रेजिस्ट द लेटरल लोड, दैट मीन्स वो क्या होती है, इन प्लेन बेंडिंग। एंड जो आउट प्लेन बेंडिंग है जो हमारे पास आउट प्लेन बेंडिंग है कि जो उनकी प्राइमरी फंक्शन है इज इन प्लेन, दे मस्ट ऑल्सो रेजिस्ट जो ग्रेविटी लोड्स उस पर लग रहे होंगे या इंसिडेंटल लेटरल लोड्स होंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको उनको भी रेजिस्ट करना है। एक तो उसको रेजिस्ट करना है लेटरल लोड्स को जैसे विंड लोड्स है, सीस्मिक लोड्स है, और उसको ग्रेविटी लोड्स को भी, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग, दैट इज ग्रेविटी लोड्स को भी उसको क्या करना है, रेजिस्ट करना है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लो 87th क्वेश्चन। मिनिमम थिकनेस ऑफ अ शेयर वॉल एज पर IS 13920 इज। जो मैंने अभी बोला था 13920 2016 यहाँ में डक्टाइल डिटेलिंग के लिए यूज होता है। तो जो मिनिमम थिकनेस है रेनफोर्स कंक्रीट शेयर वॉल के लिए दैट शुड नॉट बी लेस देन 150 mm।
दैट शुड नॉट बी लेस देन 150 mm, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लो 88th क्वेश्चन, आरसीसी बीम्स एंड कॉलम्स कैन बी स्ट्रेंथन बाय। जो आरसीसी बीम्स और कॉलम्स है उनको हम किससे स्ट्रेंथन करते हैं? ग्राउटिंग से, गनेटिंग से, जैकेटिंग से और स्प्लिंट एंड बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे जो ग्राउटिंग है वो क्या है? इट्स यूज टू फिल द क्रैक्स। ये तो सबको ही पता है ग्राउटिंग हम किसके लिए करते हैं। वो एक तो जब हम उसमें मोटार बनाते हैं वो बहुत ही थिन होता है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं? क्रैक्स को फिल करते हैं, जो वाइड्स होंगी वहां पे उनको भरते हैं। गन्नेटिंग क्या होती है? हम उसमें क्या करते हैं? कंक्रीट को स्प्रे करते हैं। वो हमें यूज होता है फॉर द रिपेयर वर्क्स एंड टू स्ट्रेंथन द, जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यूज होता है। स्प्लिंट एंड बॉन्डिंग क्या होती है? वो जनरली हम रेफर करते हैं टू लोकलाइज रिपेयर रादर देन कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ बीम एंड अ कॉलम। उसकी वजह से हम क्या करते हैं? लोकलाइज रिपेयर्स करते हैं। उसकी वजह से हमें कोई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? लोकलाइज रिपेयर्स होता है। तो जो हमारे पास अब जैकेटिंग बचा, तो यहाँ पे जैकेटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो जैकेटिंग है वो किसके लिए लगता है? इट्स अ प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल मेंबर्स लाइक हमारे पास बीम हो, कॉलम हो, उनको क्या करते हैं? उनकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, उनकी डक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। अब देखते हैं 89th क्वेश्चन। तो 89th क्वेश्चन क्या है? फ्लोटिंग कॉलम्स कॉज लॉट ऑफ डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक बिकॉज। जो फ्लोटिंग कॉलम्स है वो अर्थक्वेक के दौरान बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है उनमें। वो किसकी वजह से होगा? बिकॉज because a large deformation in the building causes the discontinuity in the path of a transfer of inertia force makes the building suffer or none of the above। जो floating columns है वो earthquake की वजह से बहुत ही ज्यादा डैमेज फेस करता है। वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द डिसकंटिन्यूटी इन द पाथ ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इनर्शिया फोर्स। तो जो फ्लोटिंग कॉलम्स है उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से कंटिन्यू नहीं होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफर टू द फाउंडेशन, बल्कि क्या होता है? जब अर्थक्वेक आ जाता है ना, वहां पे एक वर्टिकल इरेगुलरिटी आती है स्ट्रक्चर में, जो डिसरप्ट करता है फ्लो ऑफ अ लेटरल इनर्शिया फोर्स टू द ग्राउंड। ठीक है, तो याद रखिए जो हमारे पास फ्लोटिंग कॉलम है, बेसिकली नाम से ही समझ आ रहा है वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। जब अर्थक्वेक आ जाता है ना, वो कंटिन्यू तो नहीं करती है फाउंडेशन तक। तो जब अर्थ को क्वेक आ जाता है वहां पे एक डिसकंटिन्यूटी ऑकर हो जाती है फॉर ट्रांसफरिंग द इनर्शिया फोर्स टू द फाउंडेशन। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हो जाएंगी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। पिक्नोमीटर मेथड फॉर अ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन इज मोर सुटेबल फॉर। पिक्नोमीटर मेथड किसके लिए यूज होगा? इज इट यूज फॉर क्ले, लुइस, सैंड, सिल? तो याद रखिएगा जो पिक्नोमीटर मेथड है दैट्स यूज फॉर कोहेजनलेस सॉइल, दैट इज बेसिकली सैंड। तो क्ले के लिए क्यों नहीं यूज करता है? क्योंकि वहां पे जो होता है वहां पे वो बहुत ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम वहां पे जो क्ले है उसमें हम डेंसिटी फ्लास्क यूज करते हैं। लेट्स सी नाउ गैंट चार्ट का क्वेश्चन 91st क्वेश्चन। तो देख लो, गैंट चार्ट इज ड्रॉन बिटवीन। गैंट चार्ट हम किस किस के बीच में ड्रॉ करता है? इज इट अ टाइम वर्सेस एक्टिविटी, एक्टिविटी वर्सेस टाइम, रिसोर्सेज वर्सेस प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस वर्सेस टाइम? ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो गैंट चार्ट है दैट इज द चार्ट बिटवीन टाइम वर्सेस एक्टिविटी। तो जो गैंट चार्ट है उसमें क्या हो जाता है? वो हमारे पास जो दो एक्टिविटीज है उनका प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिखा पाता है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी किसके बाद स्टार्ट हो गई वो प्रॉपरली नहीं दिखाता है, वो गैंट चार्ट का डिसएडवांटेज है। अब देखो द इंडियन 92nd क्वेश्चन। द इंडियन रोड कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। किस ईयर में आईआरसी एग्जिस्टेंस में आया? 1927, 1930, 1934 और 1947। तो आईआरसी आप लोगों को पता होना चाहिए, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1934। तो 1927 में जायकर कम्युनिटी बनी। ठीक है, उसके बाद 29 में मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया एंड 34 में आईआरसी बना। वैसे ही बहुत सारे एक्ट्स हैं ना। तो अब देखते हैं हम
93rd question. If the bearing of a line AB is north 87 degree and 32 minutes east, and that of a line BC is south 65 degree and 35 minutes and 20 seconds east, then the deflection angle of a B is. तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिफ्लेक्शन एंगल. आप लोग निकाल सकते हो. तो अगर हम बात करेंगे होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए बी, वो कितना होगा? नॉर्थ ईस्ट देखे हैं, नॉर्थ ईस्ट, तो बेसिकली वो सेम ही होगा 87 डिग्री एंड 32 सेकेंड्स. अब हमें मैग्नेटिक, हमें क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन. अच्छा, हमें डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है. तो होल सर्कल बेरिंग ऑफ अ बीसी, आप लोगों को पता होगा कि हम क्या करेंगे? साउथ ईस्ट को कन्वर्ट करेंगे. तो अगर हमें साउथ ईस्ट को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना होगा, हम करेंगे 180 माइनस 65 डिग्री एंड 35 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. वो आ जा रहा है 4 डिग्री 24 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स. तो अब हमारे पास जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा वो किस किस के बीच में होगा? इट इज फॉर्म्ड जब हम प्रीवियस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, एंड इट्स द एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ अ प्रीवियस लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे होल सर्कल बेरिंग ऑफ अ ए बी, वो आ रही है नॉर्थ, वो आ रहा है 87 डिग्री. वो कितना आ रहा है? तो मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, दिस इज ए बी लाइन, एंड इसका एंगल बन रहा है 87 डिग्री. होल सर्कल बेरिंग दिखा रही हूँ, 32 मिनट्स. आफ्टर दैट वी हैव अनदर लाइन जिसका एंगल कितना बन रहा है? उसका एंगल बन रहा है 100 एंड इन टर्म्स ऑफ होल सर्कल बेरिंग. ध्यान रखिएगा, हम होल सर्कल बेरिंग, अगर ये वाला एंगल 65 डिग्री 35 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स ईस्ट देख के है, वहां से कौन सा है? ये BC है बेसिकली. तो ये तो पहले क्लियर कर देते हैं. तो हमारे पास एक लाइन है दैट इज ए बी, नाम का ध्यान रखना पहले. फिर हमारे पास जो लाइन है दैट इज BC लाइन है, उसका एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है कि नहीं? तो ये हमारे पास आ जाएगा, और फिर आ जाएगा दूसरा एंगल आ जाएगा ये वाला, दूसरा एंगल ये वाला आ जाएगा, एंड पहला एंगल ये आ जाएगा. तो ये आ रहा है 87 डिग्री एंड 32 मिनट्स ईस्ट. तो ये तो बराबर उतना ही आ जाएगा क्योंकि हमने होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट किया. एंड जब हम सेकेंड एंगल को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो आ रहा है 114 डिग्री 24 मिनट्स एंड 44 minutes and 40 seconds. तो अब हमें क्या निकालना है? हमें डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है. निकाल सकते हो? ये वाला एंगल हमें निकालना है. तो जो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होगा कि नहीं? अगर ये 87 डिग्री एंड 32 मिनट्स है, ये भी कितना होगा? 87 डिग्री एंड 32 मिनट्स. तो बेसिकली हमें कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है. तो मैं क्या करूंगी? 114 डिग्री एंड 24 मिनट्स एंड 40 सेकेंड से माइनस करूंगी कितना? 87 डिग्री एंड 32 मिनट्स. तो वो कितना आंसर आ रहा है? वो आ रहा है 26 डिग्री 52 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स. राइट, क्योंकि ये राइट डिफ्लेक्शन है. अगर हमारे पास क्लॉकवाइज ट्रैवर्स रन होगी तो दैट इज राइट डिफ्लेक्शन, क्योंकि डिफ्लेक्ट ये राइट की तरफ होगा. तो अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स होगी तो वहां पे जो डिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी लेफ्टवर्ड्स डिफ्लेक्शन. ठीक है, let's move on now to 94th question. Revised estimate is prepared when there is variation with the section estimate by it is 5% basically. अब देखते हैं 95th. For ordinary leveling survey for a building, the benchmark considered is, जो हमारे पास ordinary leveling survey है उसके लिए जो हम benchmark यूज करता है that is arbitrary benchmark. जैसे हम कॉलेज में यूज करते थे, वहां पे हम क्या लेते थे? बिल्डिंग का एक पॉइंट लेते थे, उसको हमने क्या लिया था? टेम्परेरी बेंचमार्क लेते थे. दैट्स बेसिकली द
आर्बिट्री बेंचमार्क, ऑर्डिनरी लेवलिंग के लिए हम आर्बिट्री बेंचमार्क का यूज करते हैं. नाउ सी, the surface of a water of a still lake is example of an horizontal surface, level surface, undulating surface और vertical plane. तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो सरफेस है वाटर ऑफ अ स्टिल लेक की, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लेवल लेक. क्या होती है, सॉरी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लेवल सरफेस. जो हमारे पास स्टिल लेक की जो सरफेस होती है, वाटर लेवल जो होती है उसकी, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो हमें रिप्रेजेंट करती है लेवल सरफेस को. तो जो लेवल सरफेस है वो क्या होती है, वो पैरेलल होती है टू द अर्थ सरफेस, दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस हम बोल सकते हैं, या उसका हम बोल सकते हैं फ्रॉम द सेंटर इट इज इक्वी डिस्टेंट. एंड जो उस पर लाइन होगी दैट इज लेवल लाइन. हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होती है, जो लेवल लाइन के टेंजेंशियल हो, एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो लाइन होगी दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. अब हम देखते हैं 97 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज बेस्ट फॉर द plane table serving? Is it by back sighting, magnetic needle, or is it both A and B? तो याद रखिएगा ओरिएंटेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है बाय बैक साइडिंग की. हम ए पे पॉइंट रखते हैं एंड उससे बी देखते हैं, एंड फिर हम बी पे प्लेन टेबल लाते हैं और उससे ए पॉइंट विव करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ओरिएंटेशन बोलते हैं. एंड दैट इज बेस्ट मेथड उसके लिए है बैक साइडनिंग. और मैग्नेटिक नीडल से भी हम ओरिएंटेशन करते हैं, मगर वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता, मोर अप्रोप्रिएट इज बैक साइडनिंग. अब देखते हैं हम द मैक्सिमम लिमिट फॉर टोटल आर्सेनिक कंटेंट फॉर द पोर्टेबल वाटर इज इट 0.01 mg पर लीटर और 0.05 mg पर लीटर और 0.1 mg पर लीटर. तो याद ये पॉइंट रखना है कि मैक्सिमम जो लिमिट है आर्सेनिक का, दैट इज इन द रेंज ऑफ 0.01 mg पर लीटर. आर्सेनिक हम बहुत ही कम यूज करते हैं इन वाटर, ठीक है. तो अब है हमारे पास 99 क्वेश्चन इन द चेन सर्वे, विच ऑपरेशन इज डन फर्स्ट. जो चेन सर्विंग है उसमें कौन सा ऑपरेशन हम पहले करते हैं, चेनिंग, रैंजिंग, बोथ ए एंड बी आर डन साइमल्टेनियसली और नन ऑफ द अबव. तो याद रखना कि जो पहला ऑपरेशन चेनिंग में होता है दैट इज रेंजिंग प्रोसेस. जो जब हम रेंजिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम चेनिंग स्टार्ट करते हैं. तो ये पॉइंट याद रखना, बिफोर मेजरिंग द डिस्टेंस दैट इज चेनिंग, हमें क्या करना है, हमें पहले उस लाइन को एस्टैब्लिश करना है इन अ प्रॉपर, मतलब जो भी पॉइंट्स हैं जिनको हमें मेजर करना है उनको एक प्रॉपर लाइन में लाना है, उधर इधर वो पॉइंट्स नहीं होने चाहिए. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंजिंग. रैंजिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करवाते हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, और फिर उसके बीच में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंसेस. तो पहला जो ऑपरेशन है दैट इज रैंजिंग. अब बता दो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. तो वो 100 क्वेश्चन है कि आइसोगोनिक लाइन ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ. जो आइसोगोनिक लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वल एलिवेशन को, सेम टेम्परेचर, इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और इक्वल लोकल अट्रैक्शन. तो आप लोगों को ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि आइसोगोनिक लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू द इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोक्लिनिक लाइन, तो ये किन से पास करेंगे सर, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेम मैग्नेटिक डिप, या हम बोल सकते हैं सेम डिप एंगल. एंड फिर हमारे पास है अक्लिनिक, तो इट्स एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू जीरो डिप. एंड उसके बाद है अगोनिक लाइन दैट इज पासिंग थ्रू जीरो डिक्लिनेशन. So this is all for today. Thank you very much. This is the end of your paper discussion of JEE Fisheries. Hope you people enjoyed it. थोड़ा सा लेक्चर फास्ट करना पड़ा because 100 questions थे. We have to solve the 100 questions in a बहुत ही लिटिल टाइम बोल सकती हूँ. डिटेल में भी डिस्कस कर सकते थे इससे ज़्यादा, बट टाइम था कम. सो थैंक यू वेरी मच. होप कि आप लोगों ने इस सेशन को लाइक किया होगा.